बच्चों, इस वीडियो में हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। नाउ केमिस्ट्री में अगर जनरल वे में बात की जाए तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट एंड रेजोनेंस इफ़ेक्ट ये दो काफ़ी इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, अब इन दो इफ़ेक्ट्स को स्टडी करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता होना। ठीक है, अब ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, उसको हम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। नाउ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। मूवमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट को समझना है तो उससे पहले एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इफेक्ट को समझ जाए। सपोज कि आपके पास एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड में एक अननोन अनआइडेंटिफाइड एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है ए। तो सपोज ये ए और ए सेम है तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपलेस्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? तो कोवेलेंट बॉन्ड विल बी मेड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे तब हम ऐसा बॉन्ड दिखाएंगे बीच में। अब ये जो बॉन्ड होगा बच्चों, ये जो बॉन्ड होगा उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक तो एक इस ए ने दिया हुआ और एक इस ए ने दिया हुआ। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन विल स्टे इन द मिडल ऑफ द बॉन्ड एक्सिस। जो बॉन्ड एक्सिस होता है मतलब ए के न्यूक्लियस से इस ए के न्यूक्लियस तक जो बॉन्ड एक्सिस होगा उसके एग्जैक्टली बीच में एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो दिस इज व्हाट सिमेट्रिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दिस ए इज सेम एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दिस ए। मतलब क्या? तो ए और ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? सेम है। तो ये 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड। तो 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है? तो सिंपल समझ लो कि इलेक्ट्रॉन विल स्टे इन द मिडल ऑफ द बॉन्ड क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो ये एग्जांपल हुआ अपने 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड का जहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं आती। लेकिन खुद को एक एग्जांपल दो जिसमें ए होगा और बी होगा। सपोज हमने एलिमेंट बदल दिए, ये ए एलिमेंट है और ये बी एलिमेंट है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ए और बी के एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? शेयर होंगे। ठीक है, अगर वो शेयर हो गए तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में जो मैंने दिखाया है दैट विल बी द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दिखाते वक्त तो हम उसको मिडल में दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअल में उसकी पोजीशन विल बी डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर आपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपेयर की और खुद को अगर समझा दिया कि बी और ए में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। अब व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज एबिलिटी टू पुल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो खुद के तरफ पुल करने की जो एबिलिटी होगी उसको हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। नाउ अगर मैं आपको बताऊं ये हाइपोथेटिकल केस में कि B इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन A, तो बट ऑब्वियस कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयर हुए हैं दैट विल नॉट स्टे इन द मिडल ऑफ द बॉन्ड एक्सिस, दैट विल बी स्लाइटली पुल्ड टुवर्ड्स व्हाट? B। अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन दिखाते वक्त तो बॉन्ड हम बीच में ही दिखाएंगे एकदम सेंटर में, लेकिन इस B वाले एटम पे थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विल बी व्हाट? मूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्लाइटली पुल्ड टुवर्ड्स दिस B एटम। और A के ऊपर इलेक्ट्रॉन दूर जाने से क्या चार्ज आएगा? तो पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग अवे फ्रॉम A। तो ये हुआ बॉन्ड पोलैरिटी। तो दिस इज व्हाट? बॉन्ड पोलैरिटी। और इन टर्म्स ऑफ दिस पोलैरिटी कंसेप्ट इट विल बी व्हाट? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको हम क्या कहेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अगर आप समझ गए तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? तो दो एटम्स में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या होता है? डिफरेंस। अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल दे दूं कि अपने डे टू डे एग्जांपल कि H2O मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, इफ H2O मॉलिक्यूल इज लाइक दिस देन O
और H में ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है और ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। एज यू ऑल नो कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन विल ऑलवेज कैरी व्हाट, स्लाइट partial negative charge, slight or partial negative charge, and hydrogen will carry partial positive charge. If it is so, this water molecule is what, polar in nature. Water molecule is what, polar in nature. अगर वो polar है तो ऐसे ही आपको concept समझनी चाहिए किसकी, polar covalent bond की, ठीक है। तो जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी आती है वैसे ही आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले। अब हमने क्या डिस्कस करा, तो आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में घुसे हैं, क्या घुसे हैं, आयोनिक कैरेक्टर। तो आयोनिक कैरेक्टर अगर कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या बन जाता है, पोलर बन जाता है। और आयोनिक कैरेक्टर क्यों आता है, तो मैंने सिंपल बता दिया, आयोनिक कैरेक्टर इंड्यूस होता है क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होती है, डिफरेंस होता है। दो जो बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर ये समझ गए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेन जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी बात करते हैं। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट को कभी कभी समझाते वक्त एक्टिव लेक्चर में हम पुश एंड पुल इफेक्ट कहते हैं, पुश एंड पुल इफेक्ट। नाउ अगर पुश एंड पुल इफेक्ट स्टडी करना है तो उस पर पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस बॉन्ड का इफेक्ट है, किस बॉन्ड टाइप, कोवेलेंट बॉन्ड टाइप का इफेक्ट है, तो सिग्मा बॉन्ड का इफेक्ट है। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे रिवीजन करता हूँ। तो अगर एक ही बॉन्ड है दो एलिमेंट के बीच, एक ही सिंगल बॉन्ड है तो उसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। अगर वहाँ पे दो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको तो एक एंड टू एंड ओवरलैप से बनता है और एक साइडवेज ओवरलैप से बनता है, तो ये एक पाई बॉन्ड हुआ और दूसरा क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड हुआ। अगर तीन बॉन्ड है तो वहाँ पे दो पाई बॉन्ड हुए और एक क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड हुआ। तो अगर इसको रिमेंबर कर पाओ, और यहाँ पे ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्या, तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली थ्रू व्हाट, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का इफेक्ट है अपना इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ अगर ऐसा सब कुछ समझ गए तो अगर मैं कार्बन की बाकी की वैलेंसी छोड़ के सिर्फ कार्बन चेन आपको दे दूँ, सपोज ये सिंपलेस्ट ऑफ 5 कार्बन चेन है, तो यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं होगी। क्यों पोलैरिटी नहीं होगी, तो कार्बन ही कार्बन को अटैच्ड है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल बी स्टेइंग इन द मिडल ऑफ द बॉन्ड एक्सिस, तो देयर विल बी नो पोलैरिटी। तो दिस विल बी व्हाट, नॉन पोलर कार्बन चेन। नाउ इफ इट इज नॉन पोलर कार्बन चेन तो थोड़ा सा नीचे के कार्बन चेन को देखो, यहाँ पे देखो ये 5 कार्बन लगा दिया मैंने और लास्ट के कार्बन को एक क्लोरीन एटम लगा दिया। बाकी के कौन है, हाइड्रोजन है। तो आपको समझ सकते हैं हाइड्रोजन कहाँ पे बताओ, हाइड्रोजन यहाँ पे हो सकता है, एच ये हाइड्रोजन है, फिर ये एच ये भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लाइक दिस। तो आप हाइड्रोजन तो बिल्कुल समझ सकते हो। तो निग्लेक्टिंग हाइड्रोजन एटम्स, अब यहाँ पे कन्विंस कर लो खुद को कि हाइड्रोजन एटम वहाँ पे है लेकिन दिख नहीं रहे और यहाँ पे Cl दिख रहा है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या इशू होने वाला है। यहाँ पे इशू ये होने वाला है कि यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट, ये पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये जो पार्ट होगा यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो शेयर हुए हैं, दैट विल नॉट स्टे इन द मिडल ऑफ द बॉन्ड, दैट विल बी स्लाइटली पुल्ड टूवर्ड्स व्हाट, Cl। अगर स्लाइटली पुल्ड टूवर्ड्स Cl है तो Cl इज गोइंग टू कैरी व्हाट, पार्शियल निगेटिव चार्ज। Cl पे क्या होगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको हम प्लस डेल्टा 1 कहेंगे। नाउ इफ दिस कार्बन हैविंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम इट, अवे किसने किए, Cl ने किए, तो दिस कार्बन विल also getting pulled, और दिस कार्बन is also going to pull electrons from what, this carbon. So this will be again plus delta just because it is what, attached to this carbon. Then this carbon is also going to get plus delta 3. This carbon is also going to get plus delta 4. आपको समझ रहा है ना, खींच रहा मेन कौन, Cl,
लेकिन यहाँ पे Cl ने इस कार्बन से खींचे तो ये कार्बन इस कार्बन से खींच रहा है, तो ये कार्बन इस कार्बन से खींच रहा है, तो ये कार्बन इस कार्बन से खींचेगा और लास्ट को ये भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन पुल होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस डेल्टा 5 आ जाएगा। तो अगर आपको समझ रहा है कि पहले जो नॉन पोलर चेन थी, नॉन पोलर चेन, तो नॉन पोलर चेन में यहाँ पे कार्बन पे कोई पोलैरिटी नहीं बन रही थी, ऑल द कार्बन्स वर व्हाट सेम, और सभी कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, सिमेट्रिकली शेयर्ड थे। अगर ऐसा है तो अब देखो अब क्या हुआ, तो पहले तो ये बॉन्ड पोलर हुआ, इस वजह से ये बॉन्ड पोलर हुआ, उस वजह से ये बॉन्ड पोलर हुआ, लाइक दिस। तो इसी इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब मैं डेफिनेशन देता हूं, तो खुद को 4 बार डेफिनेशन लिखो, पढ़ो, समझो। परमानेंट पोलराइजेशन of sigma bond due to polarization of adjacent sigma bond. तो polarization of one sigma bond due to polarization of another sigma bond, adjacent sigma bond, is called इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ये बात अच्छे से समझ गए तो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे जो प्लस डेल्टा लिखे हैं मैंने, प्लस डेल्टा 1, प्लस डेल्टा 2, प्लस डेल्टा 3, लाइक दिस, तो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में सोचो। अब इंडक्टिव इफेक्ट का ओरिजिन कौन था, तो ये बॉन्ड था। ओरिजिन कौन था, तो ये बॉन्ड। अगर इंडक्टिव इफेक्ट का ओरिजिन ये बॉन्ड था, CCl बॉन्ड, तो इसमें जो ओरिजिन में इलेक्ट्रॉन खींचे गए वो ज़्यादा खींचे जाएंगे, क्योंकि Cl की पावर कहाँ पे ज़्यादा लगेगी, इस बॉन्ड में ज़्यादा लगेगी। तो प्लस डेल्टा 1 विल बी ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, प्लस डेल्टा 1 विल बी व्हाट, ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन प्लस डेल्टा 2, और विच इज़ ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन व्हाट, प्लस डेल्टा 3, और विच इज़ ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन व्हाट, प्लस डेल्टा 4 एंड अगेन प्लस डेल्टा 5। तो मुझे बताओ कि जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट के ओरिजिन से आप दूर जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस चार्ज जो भी पार्शियल प्लस चार्ज बन रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट प्लस चार्ज गोइंग ऑन व्हाट, डिक्रीजिंग। तो अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट डिमिनिशेस, मैंने स्टॉप नहीं कहा, डिमिनिशेस एज वी गो फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर दूर जाओगे तो ये प्लस डेल्टा 5 जो था उसका जो मैग्नीट्यूड है वो निग्लिजिबल है। क्यों निग्लिजिबल है, क्योंकि वो ओरिजिन से काफ़ी दूर है, तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना ये कार्बन पे हुआ। किस कार्बन पे, प्लस डेल्टा 1 वाले कार्बन पे। तो आई होप मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट बता सका, ठीक है। तो पहले तो हमने बात की, देखो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। फिर वाटर का एग्जांपल दिया जो 100% प्योर नहीं है, मतलब वो क्या है, पोलर है मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर आ गए। फिर इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, पुश एंड पुल इफेक्ट होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू ओनली व्हाट, सिग्मा बॉन्ड, ये एक इंपॉर्टेंट बात हुई। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो अगर कार्बन की बड़ी सी लंबी चेन है आपके पास और सिर्फ कार्बन ही है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो वो जो कार्बन की चेन होगी वो क्या होगी, पोलर इन नॉन पोलर इन नेचर होगी। लेकिन इफ इट इज़ वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट इन दिस चेन, then this electronegative atom is going to pull the electron. If it is going to pull the electron, then it is going to exert a effect that is called what, inductive effect. and उसका example क्या है, अब ये definition का एक एक word समझा दूँ मैं आपको। permanent क्यों कहा है बच्चों, तो as long as this Cl is there in this molecule, it is going to exert, ये Cl जब तक है इस molecule में, it is going to exert this kind of effect। मतलब जब तक Cl है तब तक ये इफेक्ट क्या है, परमानेंट है। तो अब पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, तो प्लस माइनस चार्ज बन रहे हैं इसलिए पोलराइजेशन हुआ। देखो ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो पोलराइजेशन, मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल तो पोलराइजेशन। तो यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ किसका हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट मतलब नेबरिंग मतलब बाजू वाला सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड डिमिनिशेस, स्टॉप नहीं होता, डिमिनिश होते जाता है, धीरे 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 कम होते जाता है एज वी गो फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन। चल जाएगा बच्चों। अब
यहाँ पे मैं इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स दे रहा हूँ, तो वो भी अच्छे से देख लो। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट के जो टाइप है वो दो टाइप है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और एक होता है माइनस आई इफेक्ट मतलब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर कोई एंटिटी प्लस आई इफेक्ट दिखा रही है तो वो क्या कर रही है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश कर रही है। तो आपको समझ जाना है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको नहीं चाहिए, जो पुश करेगा सामने वाले की तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। और अगर कोई एंटिटी है जो मॉलिक्यूल में है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इट इज पुलिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कॉल्ड व्हाट, पुल इफेक्ट। नाउ इस इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में थोड़े और पॉइंट नोट करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज वेरी स्लाइट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, स्लाइट इफेक्ट होता है। स्लाइट मतलब क्या, कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी यहाँ पे, वो Cl खींच रहा है सिर्फ, ये देखो ना, ये Cl सिर्फ क्या कर रहा है, थोड़ी सी अपनी तरफ पुल कर रहा है। अब ये नहीं कहा सर ने कि Cl वो इलेक्ट्रॉन उठा रहा है, जेब में भर रहा है और घर जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना बोला। इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू स्टे देयर ओनली इन द विद इन द बॉन्ड एक्सिस, बट Cl इज गोइंग टू व्हाट, पुल दोज इलेक्ट्रॉन एंड पुल टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जितनी ताकत है उतने ताकत से वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींचेगा। इट विल नॉट कीप दैट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स, और मतलब उसकी तरफ नहीं लेके नहीं जाएगा, वो सिर्फ खींचेगा थोड़े से। मतलब क्या, इंडक्टिव इफेक्ट इज स्लाइट इफेक्ट। तो ये जो पुश पुल इफेक्ट होता है वेरी स्लाइट इफेक्ट होता है। अब देखो मैं एंटिटी बता रहा हूँ जो पुश करेगी। अब एंटिटी कौन सी पुश करेगी, तो आपने अगर अल्किल ग्रुप का वीडियो नहीं देखा तो उसमें वीडियो देख लो। अल्किल ग्रुप जो होगा वो हमेशा अपनी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, पुश करता है। किसकी तरफ पुश करता है, तो सामने वाले एटम की तरफ पुश करता है। और अपना जो Cl था, अभी देखो Cl, उसका जो भी बॉन्ड था जिसके साथ भी था, Cl इज गोइंग टू व्हाट, Cl इज गोइंग टू व्हाट, पुल दोज इलेक्ट्रॉन। तो आपको पुश और पुल में समझना चाहिए कि पुश वाले क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पेयर सामने वाले की तरफ पुश करता है, और पुल वाले इलेक्ट्रॉन की पेयर अपनी तरफ खुद की तरफ पुल करता है। तो आर ग्रुप मतलब क्या, तो बेसिकली एग्जांपल है CH3 ग्रुप क्या करता है, पुश करता है। C2H5 ग्रुप क्या करता है, पुश करता है। तो ये ग्रुप क्या करते जाएंगे बच्चों, पुश ही करते जाएंगे। अब Cl है तो उसका भाई Br है, उसका भाई फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो काफ़ी ज़्यादा जोर से पुल करेगा, मतलब ताकत से पुल करेगा। फिर अपने पास OH है तो OH ग्रुप भी क्या करेगा, पुल करेगा। फिर अपने पास कोई और ग्रुप है, सपोज NO2 ग्रुप है, तो वो भी क्या करेगा, तो पुल करेगा। तो आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में ये याद रखना है कि कोई ग्रुप्स क्या करता है, पुश करता है, और कोई ग्रुप क्या करता है, पुल करता है। लेकिन ये इफेक्ट इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड में नहीं होता, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है। पूरे टॉपिक का मेजर नाम क्या है, पूरे टॉपिक का मेन जो फोकस है वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट समझना है। और ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में कैसा इफेक्ट है, थोड़ा सा स्लाइट इफेक्ट है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा उसकी थ्योरी पे ध्यान देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, और उसकी थ्योरी हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे मैं थ्योरी थोड़ी दे रहा हूँ, तो इसको अच्छे से लिखने का भी ट्राई करो बच्चों। जो मेहनती बच्चे हैं वो लिखेंगे भी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें मेंशन्ड है, उसको अच्छे से देखते हैं। सम ऑफ विच आर परमानेंट, ठीक है। तो इफेक्ट जो होता है उसमें से परमानेंट इफेक्ट जो है वही हम स्टडी करेंगे, टेम्पररी इफेक्ट नहीं स्टडी करेंगे। अब परमानेंट इफेक्ट्स में क्या क्या आता है, तो परमानेंट इफेक्ट्स में पोलराइजेशन इफेक्ट आता है, जो सी अपना इंडक्टिव इफेक्ट है, एंड पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। तो ये भी आप थोड़ा सा आगे जाके समझ जाएंगे कि व्हाट इज मीन बाय पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी। अब देखो इसमें अगर समझाना है तो देखो, एक बड़ा सा आपके पास एटम है जिसका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऐसे मस्त सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस एटम को अगर मैं छोटे से पॉजिटिव चार्ज को उसके बाजू में रख दूं, एक कोई भी इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज है उसके बाजू में रख दूं,
तो देखो जब तक ये पॉजिटिव चार्ज नहीं था तब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थी वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज उसके नज़दीक आएगा तो दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स लाइक दिस, तो इसका शेप बिगड़ जाएगा। शेप कैसे बिगड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, तो अपने पॉजिटिव चार्ज की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। अब इसको हम क्या कहेंगे, तो ये एटम क्या था, तो ये पोलराइजेबल था। पोलराइजेबल मतलब क्या, जिसको पोलराइज कर सकते हैं, और उसकी जो पोलराइजिंग की एक्सटेंट थी उसको हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं समझे तो इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको हम और स्टडी करने वाले फजान्स रूल में, फजान्स रूल बाद में देखेंगे, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, इसके देखो दो टाइप है। पोलराइजेशन इफेक्ट जो क्या होता है, परमानेंट होता है, फिर पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट जिसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, inductometric effect and electromeric effect. These are not that much important for us in organic chemistry. We are only going to discuss the permanent effect, or only we are going to see something about electromeric effect. लेकिन polarization effect में जो ये तीन effect आएंगे, important इंडक्टिव इफेक्ट, इम्पॉर्टेंट मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको हम रेजोनेंस इफेक्ट से जानते हैं अच्छे से, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेटेड इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट। तो अगर आपको ये तीन इफेक्ट अच्छे से समझ गए तो बाकी चीज़ें काफ़ी सिंपल होने वाली है। अब इंडक्टिव इफेक्ट, आप ये पैरा पढ़ लो, इसमें जो मैंने बड़बड़ की अभी तक वो सारी मेंशन्ड है। लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन की 4 कार्बन की चेन है, लेकिन वो क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि उसको कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम नहीं तो इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप अटैच्ड नहीं है। अब ये जो कार्बन की चेन है उसको देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्स एटम को अटैच कर दिया। तो एक्स एटम जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एक्स एटम इज व्हाट, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। अगर एक्स एटम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इट इज गोइंग टू पुल दोज इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज गोइंग टू ऑल्सो गेट पुल्ड, दिस इज गोइंग टू ऑल्सो गेट पुल्ड, दिस इज गोइंग टू ऑल्सो गेट पुल्ड। तो इस पे उन्होंने प्लस डेल्टा 1 लिखा, यहाँ पे डबल डेल्टा 1 लिखा, यहाँ पे ट्रिपल डेल्टा 1 लिखा, यहाँ पे 4 टाइम्स डेल्टा 1 लिखा। अब यहाँ पे डबल ट्रिपल ऐसा नहीं बोलेंगे, उसको सीधा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 बोलेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने एक ग्रुप लगा दिया जिसका नेचर क्या है, तो कार्बन से वो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो दिस इज वाई इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। ऐसे अगर समझ गए आप तो वो क्या करेगा, तो वो पॉजिटिव दिखाएगा क्या निगेटिव दिखाएगा बताओ, तो वो पुश करेगा मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आने लगे हैं, तो इसकी तरफ क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा 1 आएगा, इसकी तरफ माइनस डेल्टा 2 आएगा, इसकी तरफ माइनस डेल्टा 3 आएगा, इसकी तरफ माइनस डेल्टा 4 आएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइम के हो सकते हैं, एक पुश इफेक्ट हो सकता है और पुल इफेक्ट। तो आप एक्स की तरफ से बोलो ये कौन सा इफेक्ट था, तो ये माइनस आई इफेक्ट था। वाई की तरफ से बोलो तो ये कौन सा इफेक्ट था, तो ये प्लस आई इफेक्ट था, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट था। माइनस आई को हम पुल कहते हैं, प्लस आई को हम पुश कहते हैं। अगर ये चीज़ें समझ गए तो अच्छे से यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट याद रखो। पहला, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, बता तो दिया था बच्चों। देन इट इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड इन व्हाट, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब क्या, जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड्स नहीं होते, मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। कोई भी एटम होने तो उसका सिर्फ क्या चाहिए, सिंगल बॉन्ड चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड का बेस्ट एग्जांपल कौन है, अल्केन। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यू नो ऑल दिस, ठीक है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन although permanently shifted towards more electronegative atom yet remains in the same valence shell। तो मैंने बताया था कि Cl इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो घर पे नहीं लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे लेकिन स्लाइटली क्या होंगे, पुल होंगे। अब एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग the more electronegative end acquires what, partial negative charge, and the other end acquires a partial positive charge। अच्छे से समझ गए, ठीक है। फिर इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट कन्फाइंड टू द पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड बट इट इज व्हाट, ट्रांसमिटेड। जैसे कोरोना एक को हुआ दूसरे को होता है, वैसे ट्रांसमिटेड होता है। ट्रांसमिटेड मतलब क्या, एक बॉन्ड पोलराइज हुआ कि उसके एडजेसेंट वाला बॉन्ड पोलराइज होता ही है। जैसे कि देखो, अगर आपने ए ने बी से कुछ पैसे लिए तो बी फिर गरीब हो जाएगा, तो बी सी से पैसे लेगा, सी डी से लेगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है किसका, तो इफेक्ट का, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड हाउ एवर द
इफेक्ट इज इनसिग्निफिकेंट बियॉन्ड सेकेंड कार्बन इन द चेन। तो हमने तो बोला था 3-4 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है। क्योंकि देखो ना, अगर आप वो रस्सी खींचने वाला गेम खेले हो तो उसमें जो फर्स्ट रहता है बंदा रस्सी के छोर पे खड़ा हुआ, उसको ज़्यादा फोर्स लगता है देन व्हाट लास्ट बंदा जो लास्ट को रहता है। तो यही डिमिनिशिंग द इंडक्टिव इफेक्ट। अब आपको अच्छे से अपने अच्छे नए वाले नोटबुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो वीडियो के नोट्स बनाते हैं हम, उसमें अच्छे से ये ऑर्डर लिख देनी है। अब ये ऑर्डर क्या है सर, तो ये ऑर्डर एक्सटेंट है। किसकी एक्सटेंट है, तो कौन कितना खींच सकता है। मतलब एक एकदम पहलवान आदमी जो बहुत कसरत करके पहलवान बना है, तो उसकी पावर क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा खींचेगा। तो NH3+ जो है उसकी इलेक्ट्रॉन पुल करने की ताकत, मतलब -I ताकत बहुत क्या है, ज़्यादा है देन व्हाट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो कुछ नहीं दिखाता, -I वगैरह कुछ नहीं, इसका ध्यान ही मत रखो। लेकिन आप अगर समझ गए तो NH3 से कम ताकतवर NO2, उसके बाद CN, फिर SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप, फिर अल्डिहाइड्स, फिर कीटोन वाला का कार्बोनिल, फिर ये अपना एसिड वाला, फिर C+Cl वाला, फिर ईस्टर वाला, फिर अमाइड वाला, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये फ्रिक्वेंटली, फिर OR मतलब अल्कोक्सी, फिर हाइड्रोक्सी को और डबल हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी, फिर उसके बाद NH2, फिर उसके बाद बेंजीन। तो आपको समझना है -I पावर ऑफ द ग्रुप, इसको अच्छे से नोट्स बना लो, -I पावर ऑफ द ग्रुप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑफ H। चल जाएगा हाँ या ना। फिर +I की पावर समझ लो, +I की पावर क्या है, टर्शियरी एल्किल ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करता है देन सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, देन प्राइमरी ग्रुप, देन CH3, देन H, हाँ या ना। तो +I पावर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पावर है उन्होंने दी है, तो देखो ये जो ग्रुप है सेम टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप, ये जो ग्रुप है उससे ये ग्रुप कम पुश करेगा, फिर ये ग्रुप कम पुश करेगा। तो आपको ये समझना है कि 4 कार्बन वाला ग्रुप ज़्यादा पुश करता है, देन 3 कार्बन वाला ग्रुप, देन 2 कार्बन वाला ग्रुप, देन 1 कार्बन वाला ग्रुप। आई होप ये आपको मैं सब कुछ बता सका, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बोला है, उसको पहले हम यहाँ पे एकदम ब्लैंक में समझेंगे, फिर थ्योरी की तरफ जाएंगे, फिर बताएंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे एक बड़ा सा एप्लीकेशन, स्पेलिंग की मिस्टेक माफ़ कर देना, ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि मुझे स्पेलिंग्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है जब मैं पढ़ाता हूँ तब, ठीक है, क्योंकि मुझे 3-4 चीज़ें याद रखनी पड़ती है, मेरे लेक्चर का टाइम, उसके बाद आपको जो कंसेप्ट पढ़ाना है वो किस स्टेप से पढ़ाना है, तो ये उधर उधर की बातें छोड़ दो, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, तो पहले तो एसिड, ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। एसिड क्या होता है, एसिड इज द सब्सटेंस दैट डोनेट्स H+, ठीक है। तो एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो डोनेट करता है क्या, H+ को। अब एक लॉरी और ब्रॉन्स्टेड की कंसेप्ट है, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, ये साइंटिस्ट के नाम है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। उनके मम्मी पापा ने वो जो नाम लिखे उसको हम जैसे वैसे लिखेंगे, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। अब ये लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड क्या बोलता है, एसिड इज द सब्सटेंस विच donate H+ टू अदर सब्सटेंस। कितनी सिंपल बात कर दी लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने, एसिड इज द सब्सटेंस दैट डोनेट्स H+ टू अदर सब्सटेंस। अब दूसरी चीज़, ये तो मैंने पहले बता दिया था, एसिड लिखा, ये क्या पढ़ रहे हैं बच्चों ये भी याद रखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। और उसमें वो इफेक्ट समझाने के लिए मुझे बहुत कुछ समझाना पड़ता है, ये केमिस्ट्री में मजबूरी होती है, टॉपिक इंटरडिपेंडेंट होता है और बच्चे मुझे डाउट पूछते हैं दूसरे टॉपिक का जो मैंने पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा समझ जाओ कि आपको 3 से 4 महीने और स्पेंड करने पड़ेंगे मेरे साथ ऑर्गेनिक में, तो आपको ऑर्गेनिक छोड़ो,
एटॉमिक स्ट्रक्चर बाकी है, इक्विलिब्रियम बाकी है, तो वो जो चैप्टर हो जाएंगे तब आपको यहाँ पे फुल प्लेज समझेगा। अब के लिए जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको एकदम पक्का। अब क्लासरूम में होते थे तो मैं ऐसे बोलता था, यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ, मतलब आप खुद को समझाओ जो मैं बता रहा हूँ वो। अब एसिड इज़ द सब्सटेंस विच डोनेट्स H+। तो एसिड ऐसा आदमी सब्सटेंस होता है, आदमी नहीं होता, ऐसा सब्सटेंस होता है जो दूसरे को H+ देता है। ठीक है, अब जब वो एसिड डोनेट्स H+, जब वो एसिड डोनेट्स H+, इट फॉर्म्स कॉन्जुगेट बेस। अब बताओ कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या हुआ? जब भी एसिड H+ डोनेट कर देता है, एक बार का कर दिया उसने, तो जो भी बचता है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। जैसे कि अपना वर्ल्ड फेमस एसिड कौन है जो हमें पता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों पता है? HCl जब H+ डोनेट करेगा तो रिएक्शन में कैसे लिखेंगे? HCl एरो लिखेंगे, H+ डोनेट करने के बाद बचेगा Cl- और प्लस क्या? H+। ये तो रिएक्शन का प्लस है, इसको ज़्यादा ये नहीं मत करो। तो HCl रिएक्टेंट था, दो प्रोडक्ट मिले, कौन से? Cl- और H+। नो HCl क्या करेगा? H+ अगर डोनेट करेगा तो Cl- को हम क्या कहते हैं? तो Cl- को हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। आर यू एग्री? Cl- विल बी व्हाट? कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड जब H+ डोनेट कर जाएगा तब Cl- जो बचेगा उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अब बेस के बारे में ये एग्जैक्टली अपोजिट होता है। जो होशियार बच्चे उसको समझ जाएगा कि बेस इज द सब्सटेंस। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने कहा था, लॉरी अलग नाम का साइंटिस्ट था, ब्रॉन्स्टेड अलग नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने दी थियोरी के हिसाब से एसिड इज द सब्सटेंस दैट डोनेट H+, बेस इज द सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H+। नाउ अगर एक आध बेस है आपके पास तो वो H+ एक्सेप्ट करेगा, और H+ एक्सेप्ट करने के बाद उसका क्या बन जाएगा? तो उसका बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। जैसे एसिड का क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। तो बेस का क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड। अब ये इतनी पापड़ बेलने के बाद, ये इतना बताने के बाद आपको ये समझ जाएगा कि थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिसाइड्स स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। मतलब एसिड की जो पावर है वो कितना एसिडिक है, ये किस पे डिपेंड होती है? तो कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी के ऊपर। हाँ या ना बता दो, अच्छे से समझ गए। कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ही एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, अब व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड? तो बच्चों एक सिंपल बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज रहते हैं दोनों साल। तो मैं एक सिंपल बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड इज द सब्सटेंस विच डोनेट्स H+ इजीली। तो देखो दो चीज़ें हैं जो अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने क्या बोला कि एसिड इज द सब्सटेंस विच डोनेट्स H+ इजीली H+ दे देता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड क्या होता है? वो इजीली H+ एक्सेप्ट कर लेता है, अब बच्चे गलती क्या करते हैं? तो बच्चे इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली उल्टी बता देते हैं। इजीली एक्सेप्ट्स H+। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। हाँ, बच्चे गलती क्या करते हैं वो बता दूं। तो बच्चे गलती ये करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा H+ देता है। अरे ज़्यादा विदा नहीं देता वो, स्ट्रॉन्ग एसिड उतने ही H+ देता है जितने वीक एसिड देता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड इजीली दे देता है और वीक एसिड इजीली नहीं देता। अब इजीली देना और ना देना, ये क्या बात हुई सर? तो एक सिंपल बात है, अगर HCl है, उसने Cl- बनाया और H+ दे दिया, तो ये HCl बीकर में, केमिस्ट्री इज व्हाट हैपन्स इन द बीकर, ये HCl बीकर में जाएगा, पानी में घुलेगा तो वो H+ देगा। अब ये जो H+ है वो कितना इजीली दिया जाएगा, ये किस पे डिपेंड होगा कि Cl- कितना स्टेबल है। ठीक है, अब देखो इसमें एक कंसेप्ट है कि डोनेशन,
किसी एक गुड कॉज के लिए डोनेशन करना है, तो डोनेशन कौन इजीली कर पाता है? जो अमीर आदमी है, ठीक है। जो HCL एक अमीर आदमी है, इट्स वेरी रिच पर्सन, ठीक है। तो रिच पर्सन अगर थोड़े से पैसे डोनेट कर देगा, ये पैसे है, थोड़े से पैसे डोनेट कर देगा, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डोनेट करने के बाद भी वो क्या रहेगा? स्टेबल ही रहेगा। तो आपको देखना है कि कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल है उतना एसिड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो आपको ये अगर समझ गया सब कुछ, तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे आते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में अपने पास दो एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH एंड CH3 ओके एंड Cl CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ना दोनों एसिड है क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है इन एसिड्स में कौन एसिड स्ट्रांग है। तो आपको इजीली बता दूं, सेकंड वाला एसिड स्ट्रांग है, क्योंकि जब ये H प्लस देगा तो इसकी सिचुएशन क्या बनेगी? इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? तो ये H प्लस देने के बाद इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा O पे वो आएगा माइनस, और H तो चला गया, H प्लस तो चला गया। H प्लस कैसे चला गया? तो सर OH का बॉन्ड था ना रे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने रख दिए? O ने रख दिए। हेट्रोलाइटिक फिशन हुआ क्योंकि O इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो H प्लस दिया गया। H प्लस दिया जाने के बाद जो ये निगेटिव चार्ज बना, तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ? स्टेबल हुआ, ठीक है। स्टेबल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं, सॉरी, ये निगेटिव चार्ज आया और इसका भी कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। इसको CB बोलेंगे या नहीं बताएंगे? बोलेंगे ना। एसिड ये था, उसने H प्लस दिया तो उसका क्या बना? कॉन्जुगेट बेस बना। तो ये भी तो एसिड है, तो उसने H प्लस दिया तो उसका क्या बना? देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस H प्लस दिया गया, तो ये भी उसका क्या बना? कॉन्जुगेट बेस। अब देखो दोनों कॉन्जुगेट बेस में स्टेबिलिटी बतानी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करके। अब यहाँ पे लगेगा दिमाग, अगर होगा तो यूज़ करो। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस स्टेबिलिटी के बारे में। निगेटिव चार्ज, केमिस्ट्री में चार्ज इज लाइक बर्डन। चार्ज जो होता है ना केमिस्ट्री में, कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज, वो बर्डन होता है। बर्डन मतलब क्या? हेवीनेस। अगर चार्ज को कोई स्टेबलाइज कर रहा है तो वो चार्ज अच्छे से संभला जाएगा, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं संभला जाएगा। तो यहाँ पे देखो CH3 क्या कर रहा है? तो CH3 आप सबको पता है ये प्लस का इफेक्ट दिखाता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन को? यही से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, उसको पुश करेगा। अगर उसने पुश कर दिए तो ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे, तो ये क्या करेगा? इस ऑक्सीजन की तरफ पुश करेगा। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी ICU में था, क्यों? तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज था, और ये कार्बन मतलब ये CH3 एक्स्ट्रा उस पर निगेटिव चार्ज भेज रहा है, मतलब कंडीशन क्या आ गई? तो उसका बर्डन बढ़ गया, मतलब वो क्या हुआ? अनस्टेबल हुआ। हाँ या ना बता दो। अब यहाँ पे रिवर्स केस है, यहाँ पे वो Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, मतलब माइनस का इफेक्ट दिखाएगा। फिर ये CH2 यहाँ से पुल करेगा, मतलब ये C यहाँ से पुल करेगा, मतलब O का बर्डन क्या किया? Cl ने कम किया। किस इफेक्ट से किया? इंडक्टिव इफेक्ट्स के किया। तो ये कंपैरेटिवली क्या बन गया? स्टेबल बन गया। तो बताओ कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर बन गया? तो ये एसिड इजीली H प्लस देगा। क्यों इजीली H प्लस देगा? क्योंकि H प्लस देने के बाद वो खुद को संभाल सकता है, मतलब वो स्टेबल बन जाएगा। तो जो H प्लस जल्दी देगा वो खुद को स्टेबल बनाएगा, वो खुद को स्टेबल बनाएगा, तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो आ जाते हैं थियरी के पेज के ऊपर। आ जाओ, कहाँ पे है थियरी? ओके, तो यहाँ पे है एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड होता है? तो सिंपल बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज 1 प्लस आई पावर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। मतलब जितनी प्लस आई की पावर, इलेक्ट्रॉन पुश करने की पावर ज़्यादा होगी, उतना किसका चार्ज ज़्यादा होगा? पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड होगा? तो जितना वो खुद की तरफ खींचेगा, अब जितने ताकत से खींचे, जितने भी ताकत से खींचे, तो उतना उस पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अबे इलेक्ट्रॉन खींचना मतलब इलेक्ट्रॉन खाना, पेट में क्या आ गया? निगेटिव चार्ज, लाइक दिस। तो अगर आप समझ सको तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को बार बार प्ले करो तो समझ जाओगे। अब
रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड, देखो ये अल्किल हैलाइड है, ये टर्शरी वाला अल्किल हैलाइड है, देखो ना क्यों इस कार्बन को कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3 कार्बन अटैच्ड है। इस कार्बन को कितने कार्बन अटैच, जहाँ पे हलाइड अटैच्ड है ना वो कार्बन देखते हैं, ये देखो ना X मतलब हलाइड मतलब हेलोजन मतलब Cl क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वो इस कार्बन को अटैच्ड है, वो कितने कार्बन को अटैच्ड है, 2 कार्बन को अटैच्ड है। यहाँ पे ये जो X है वो किस कार्बन को अटैच्ड है, ये कार्बन को अटैच्ड है, और वो कितने कार्बन को अटैच्ड है, तो एक ही कार्बन को अटैच्ड है। मतलब कि ये हुआ टर्शरी वाला, ये हुआ सेकेंडरी वाला, ये हुआ प्राइमरी वाला, और ये हुआ मिथाइल वाला। तो अब मुझे बताओ कौन सा अल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो बट ऑफ कोर्स टर्शरी वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ व्हाट, अल्किल हैलाइड। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड देखो, ये जो H है HC डबल बॉन्ड OH, तो ये जल्दी H+ डोनेट नहीं कर पाता, क्या कर पाता क्योंकि H+ देने के बाद ये H उसमें पुल नहीं करता ना पुश नहीं करता, मतलब कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, मतलब जो भी निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर बनेगा आफ्टर डोनेशन ऑफ H+ विल बी व्हाट, स्टेबल। लेकिन अगर वहाँ पे मैंने H की जगह C3H7 ग्रुप लगा दिया तो वो क्या करेगा, पुश करेगा, तो ये पुश करेगा, तो निगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर डोनेटिंग H+ विल इंक्रीज, सो इट विल बिकम अनस्टेबल, सो इट इज व्हाट, लेस स्ट्रॉन्गर एसिड। तो प्लस का इफेक्ट इंक्रीजेस, एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, याद रखना है हमेशा। अब यहाँ पे देखो 3 Cl है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, 2 Cl है तो थोड़ा कम स्ट्रॉन्गर, 1 Cl है तो और कम स्ट्रॉन्गर, और कुछ नहीं है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर ही बोलेंगे ना कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना है। फिर ये भी है ऑर्डर ऑफ एसिड, अब ये सारा एक लेक्चर में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ बेसिस भी है, ये बेसिस वगैरह आप पढ़ लो पहले, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप भी समझ जाओगे। सिंपल एसिड का क्या करना है, उल्टा करना है बेस के बारे में। तो दिस इज़ द थिंग, ये सारा लिख दो, आपका इंडक्टिव क्लियर हो जाएगा। इंडक्टिव क्लियर हुआ तो बाकी की भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, बहुत बड़ा लेक्चर था। अगर बोर्ड पे होता था तो भी अपना बोर्ड 5 बार भरता था। तो देखो ऐसे यहाँ पे लिखा है। अब लेक्चर को रिवाइज करो, इंडक्टिव इफेक्ट को क्लियर करो, और ये लिस्ट इंपॉर्टेंट होगी। कहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे ये लिस्ट है, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ये लिस्ट को अच्छे से कॉपी कर लो नोटबुक में, तो हो जाएगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ या ना बोलो बच्चों, ठीक है, आप तो बोल नहीं सकते, ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो ऐसे ही थोड़ा टाइम पास। ओके चलो ठीक है, बाय बाय बच्चों।